आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अपनी पिछली वीडियो में हमने एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रम किया था। उस वीडियो का लिंक मैं जो है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर देख लें तभी इस पे आएँ। पहले हम बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे जनरेट होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो किसी भी एटम के अंदर जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसे हम के, एल, एम और एन से शो करते हैं, या इसके बाद में भी होते हैं। और एक होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बिल्कुल एटम से बाहर हो गया, ठीक है। के की वैल्यू कितनी होती है 1, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4। इन्फिनिटी का मतलब एटम से जस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी से, जैसे कि एल इज इक्वल टू 2 से के इज इक्वल टू 1 में, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करता है, ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल में जंप करता है, या यहाँ से यहाँ जंप करता है, यानी कि किसी हाई एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में या सेकंड एनर्जी लेवल में जंप करता है, और वो भी किसी हैवी एटम के लिए, यानी जिसका एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा है उसके लिए, तो तब वो अपने अंदर से काफ़ी हाई एनर्जी की वेव्स बाहर निकालता है, क्योंकि उसके सेंटर में चार्ज बहुत ज़्यादा है, जेड बहुत ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, और अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इन एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। एनर्जी लेवल का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इमिटेड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से जो एनर्जी इमिट होती है फोटोन्स की फॉर्म में होती है, एच न्यू फोटोन की एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी ज़्यादा होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और यही क्या होती है आपकी एक्सरेज होती है। तो ये तो हो गया एक्सरे का इमिशन, ठीक है। इमिशन कब होगा? जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर के लेवल्स में जंप करेगा, ठीक है, और अंदर का कोई इलेक्ट्रॉन वैकेंट होना चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए, तब होता है ऐसा। तो इमिशन स्पेक्ट्रम को हम छोड़ देते हैं, आज हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अब कोई भी एलिमेंट जो एक्सरेज को इमिट कर सकता है वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, उल्टा भी हमेशा पॉसिबल होता है। तो देखो, इमिशन कब हो रहा है? जब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अंदर जंप कर रहा है। एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब अंदर का कोई इलेक्ट्रॉन बाहर जंप करेगा, ठीक है। अब किसी भी एटम के ऊपर अगर हम काफ़ी हाई एनर्जी की एक्सरेज डाल दें, जैसे ये पॉजिटिव न्यूक्लियस हो गया, ये उसकी फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, सेकंड ऑर्बिट हो गई, ये थर्ड ऑर्बिट हो गई, तो ये के, एल, एम इनके नाम हो गए। हमने बाहर से क्या डाल दिया? अब हमने एक्सरेज डाल दी, ये हमने एक्सरे डाल दी। एक्सरे डालते ही इसका कोई अंदर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा? बाहर की तरफ जंप कर जाएगा। इस एक्सरे को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो बाहर जंप करके के से एल में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन है, जो इमिशन की जो फर्स्ट लाइन है, जिसे हम बोलते हैं के अल्फा लाइन, जब हमने इमिशन स्पेक्ट्रम किया था तो उसमें के अल्फा, के बीटा, के गामा, ये सब लाइन्स आई थी। के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा लाइन्स आई थी। तो ये इमिशन की फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन ये नहीं आएगी, बल्कि वो वाली लाइन आएगी जिसमें ये बिल्कुल कहाँ निकल जाता है? अप टू इन्फिनिटी निकल जाता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जस्ट रिमूव हो जाता है। तो ये फर्स्ट लाइन के अल्फा वाली नहीं आ सकती, के बीटा वाली नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की तरफ जंप करता है तो यहाँ जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8। थर्ड ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 18। और क्योंकि ये काफ़ी हैवी एलिमेंट्स के लिए हम देख रहे हैं, हैवी एलिमेंट जैसे पैलेडियम या सिल्वर या कैडमियम या इससे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स, तो इसके अंदर इनर जो ऑर्बिट्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड है। यानी कि यहाँ पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पहले से कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, 9 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते, 18 से ज़्यादा 19 नहीं आ सकते थर्ड ऑर्बिट में। तो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जंप नहीं कर सकता, फर्स्ट से थर्ड में जंप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो उनके क्वांटम नंबर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो एक नया क्वांटम नंबर नहीं आ सकता, या पहले वालों से मैच करता हुआ क्वांटम नंबर नहीं आ सकता। इसलिए इलेक्ट्रॉन किसी भी कंप्लीटली फील्ड, ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट में नहीं जंप कर सकता। जब कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिट में नहीं जंप कर सकता तो यानी कि ये वाला ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, या यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है? सिर्फ कि इलेक्ट्रॉन अंदर से कहाँ जंप कर जाए? इन्फिनिटी पे, यानी कि कंप्लीटली रिमूवल हो जाए, और ये जो एटम है ये आयनाइज्ड हो जाए। और ये भी आयनाइजेशन भी किस तरीके से हो रहा है कि बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन आयनाइज नहीं हो रहा, अंदर के शेल का हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहां पर जब ये एब्जॉर्प्शन होगा
तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, के अल्फा नहीं मिलेगा, के बीटा नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, के इन्फिनिटी मिलेगा। यानी इनफाइनाइट वाली जो सीरीज लिमिट आई थी, इमिशन में जो सीरीज लिमिट आई थी के वाली, उस सीरीज लिमिट की लाइन पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उससे ज़्यादा अगर हम एनर्जी की वेव डालते हैं, यहाँ एक्सरे की एनर्जी, सपोज इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा है, ठीक है, इसे रिमूव करने के बाद में भी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो कोई बात नहीं, उसे भी क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी किस चीज़ की फॉर्म में मिल जाएगी, इसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। यानी इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी तो यहाँ से इन्फिनिटी तक जाने में यूज़ हुई और बाकी की एनर्जी इसे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल गई। तो सपोज जो है यहाँ से इन्फिनिटी तक निकालने में जितनी एनर्जी यूज़ होती है उसे हम वर्क फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं, डब्ल्यू के, वो एच न्यू के होगी। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इनर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो वो मिनिमम एनर्जी है डब्ल्यू के। और क्योंकि वह एनर्जी फोटोन की फॉर्म में मिलेगी, तो यहाँ फोटोन की एनर्जी मान लिया न्यू के है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू के है, तो इसकी एनर्जी एच न्यू के हो जाएगी। तो डब्ल्यू के इज इक्वल टू एच न्यू के। अगर हम इससे ज़्यादा एनर्जी की डाल रहे हैं, यानी कि ये जो एक्सरे डाल रहे हैं वो एच न्यू एनर्जी की है, वेयर न्यू इज ग्रेटर देन न्यू के, तो यहाँ पर एक तो ये बाहर निकलने में एनर्जी खर्च होगी, बाकी की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी। यानी एच न्यू का यूज़ दो तरीके से हो जाएगा, एच न्यू के प्लस काइनेटिक एनर्जी। और ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की इक्वेशन आई थी। तो ये भी एक तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही है, बस ये कहाँ से हो रहा है, इनर ऑर्बिट से हो रहा है। तो इसे हम गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस एक्सरेज, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स हम डालते हैं किसी स्लिट से होकर एक थिन फिल्म, चाहे वो पैलेडियम हो, सिल्वर हो या कैडमियम हो या किसी हाई एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की कोई भी फिल्म ले लेंगे किसी एलिमेंट की, और उसके ऊपर जैसे ही हम कंटिन्यूस एक्सरेज डालते हैं, कंटिन्यूस का मतलब ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स हम इसके ऊपर डालते हैं, तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं शार्प एब्जॉर्प्शन एज, ये जो शार्प एब्जॉर्प्शन एज है, इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ऊपर की सारी फ्रिक्वेंसीज क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। यानी कि यहाँ जो स्पेक्ट्रम मिलता है एक प्रिज्म से, जब हम इसे पास करते हैं, जो कंटिन्यूस एक्सरेज इसके ऊपर गिरी फिल्म के ऊपर, उसके बाद में ट्रांसमिट होकर एक प्रिज्म के ऊपर गिरी, और प्रिज्म के ऊपर गिरने के बाद में जब ये यहाँ स्क्रीन के ऊपर गिरेगी, तो स्क्रीन के ऊपर सारी वेव्स मिलेंगी, बट एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी न्यू के से नीचे की पोजीशन में नीचे, और अगर वैल्यू देखें पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ऊपर की, तो इस तरफ को हम जाते चले आएंगे, लेफ्ट टू राइट जाते चले आएंगे, तो फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती चली जा रही है। ये हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रम दिखा रखा है अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स हैं वो इसने क्या कर लिए हैं, एब्जॉर्ब कर लिए हैं। एब्जॉर्ब क्यों कर लिए वो अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी, कंप्लीटली डार्कनेस मिल जाएगी, और ये वाली जो जगह है ये कंप्लीटली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ट्रांसमिटेड वेव्स हैं, और ये वाली क्या हो गई, एब्जॉर्ब। ये ट्रांसमिटेड, ये एब्जॉर्ब, ट्रांसमिटेड, एब्जॉर्ब। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो ये जो लिमिट है, एब्जॉर्प्शन लिमिट है, ये भी क्या होती चली जाती है, एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी एज जो है वो भी बढ़ता चले जाता है। क्यों बढ़ता चले जाता है, क्योंकि यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता चले जाता है। तो कम एटॉमिक नंबर के लिए कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो कम फ्रीक्वेंसी आएगी। ज़्यादा एटॉमिक नंबर अगर है, यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज ZE प्लस ZE ये ज़्यादा है, भाई Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, तो फिर जो है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो इमिशन की जो लाइंस मिलती हैं, के अल्फ़ा, के बीटा, के गामा, वो नहीं मिलती हैं, या के डेल्टा नहीं मिलती हैं, बल्कि हमें क्या मिलता है, एक कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जंप नहीं कर सकता, फर्स्ट से थर्ड में नहीं जंप कर सकता, फर्स्ट से वो इन्फिनिटी पे ही जंप कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमने ये सब देख लिया है। उसके बाद में जिस तरीके से ये के सीरीज़ के लिए हमें बैंड मिला है, लिमिट मिली है, वैसे ही हम अगर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एल वाले शेल में होता और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता, तो हमें एल शेल के लिए भी एब्जॉर्प्शन एजेस मिल सकते थे, या एम शेल के लिए भी एब्जॉर्प्शन एजेस मिल सकते थे। लेकिन एल शेल के जो एब्जॉर्प्शन एजेस होते हैं वो 3 एब्जॉर्प्शन एजेस होते हैं। यहाँ पे के सीरीज़ के लिए तो सिर्फ एक ही मिल रहा है, एक एलिमेंट के लिए एक एब्जॉर्प्शन एज है ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर हम एल के लिए देखते हैं तो हर एक एलिमेंट के लिए
हमें 3 एब्जॉर्प्शन एजेस मिलते, एम वाले के लिए हमें 5 एब्जॉर्प्शन एजेस मिलते। क्यों? क्योंकि एल जो होता है उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं या 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं, एम में 5 एनर्जी लेवल्स होते हैं, इसी तरीके से आगे 7 एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो यहाँ वाले के लिए, एल के लिए, एम के लिए या एन के लिए 3, 5, 7 ये हमें एजेस मिल जाते, और उन एजेस की फ्रीक्वेंसी को मेज़र करके डायरेक्टली हम उन एनर्जी लेवल्स की संख्या यानी उनका नंबर कितना है और साथ साथ उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू से हम निकाल सकते हैं एनर्जी। तो हम उसकी एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने एनर्जी लेवल है और उनकी एनर्जी क्या है। तो एब्जॉर्प्शन एजेस प्रोवाइड ए डायरेक्ट मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग एक्स-रे एनर्जी लेवल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो एक्स-रे एनर्जी लेवल्स की एनर्जी को हम डायरेक्टली हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये काम हम ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से या ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रम से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल जो स्पेक्ट्रम होते हैं विजिबल लाइट में जो होते हैं वो सबसे बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसमिशन की वजह से होते हैं, जबकि एक्सरे जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होते हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसमिशन की वजह से होते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।